Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start our new chapter, very important chapter, that is bioenergetics. So let's move to the class board. So dear students, chapter number 11. That is bioenergetics. One of the most important chapters of our book. Dear students, if you are going to be the future doctors and you need to pass the medical entrance test, और उस entrance test को pass करने के लिए उसमें chapter number 11, chapter number 12, chapter number 13, chapter number 14 ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं. Clear? And then you will get entry into the medical colleges and become the future doctors, inshallah. So dear students, इस chapter को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा. इट इज़ वेरी टेक्निकल, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होगा जो इन लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे. आसान है, बहुत आसान है. देखने में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप लेक्चर को अटेंटिव होकर सुनेंगे, सो होपफुली यू विल बी बेनिफिटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज बायोएनर्जेटिक्स. So here are two words, bio and energetics. Bio means life, living organisms, living things, and energetics, that is the study of energy transformations. So actually, bioenergetics is the quantitative study of energy relationships and energy conversions in living organisms or in living systems. Clear? So quantitative study है, इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं. एक तो एनर्जी रिलेशनशिप्स, मतलब कि किस तरह से सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर केमिकल एनर्जी आके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या सो दिस एनर्जी रिलेशनशिप्स, ये किस तरह से एनर्जी कन्वर्शंस हो रही हैं, लेकिन कहाँ पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग सिस्टम्स के अंदर, हाउ दे दैट टेक्स प्लेस. सो दैट इज द बायो एनर्जेटिक्स. सो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क लें, डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स. उसके बाद आते हैं, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि MCQs के लिए आपसे पूछी जा सकती है, दैट the biological energy conversions obey the laws of thermodynamics. डियर स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक करके आ चुके हैं और आपने फिजिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जिक्र ज़रूर सुना होगा. डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज हैं, दे एक्चुअली ओबे
द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके हिसाब से अगर हम देखें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या जिसको हम थर्मोडायनामिक्स के साथ कोरिलेट कर रहे हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, कि जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होती बल्कि क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही कुछ हम देखेंगे यहाँ पर कि बायोलॉजिकल जो एनर्जी कन्वर्शंस हैं वो इन लॉज को भी ओबे करती हैं। सो दे ओबे द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। कौन से लॉज को? थर्मोडायनामिक्स के लॉज को। अब स्टूडेंट्स इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आगे चलकर देखते हैं। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल living organisms need free energy and uninterrupted energy in order to survive, in order to live. क्लियर? तो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए। क्लियर? फ्री एनर्जी चाहिए, अनइंटरप्टेड एनर्जी की सप्लाई चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जितनी भी लाइफ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है, ऑल लाइफ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ get directly or indirectly energy in the form of solar energy from sun. क्लियर? तो पूरी दुनिया में जितनी भी लाइफ है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो एनर्जी के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सोलर एनर्जी पे यानी सूरज के ऊपर मुनहसर हैं। अब डिस्टेंस होता क्या है? व्हाट हैपन्स दैट इनको, इस सोलर एनर्जी को ट्रैप किसने करना है? एक्चुअली इन प्लांट्स there are क्लोरोप्लास्ट। आप पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 4 में। क्लोरोप्लास्ट दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। आगे चलकर इस चैप्टर के अंदर मजीद इसकी डिटेल दोबारा से आने वाली है। क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये बेसिकली डिज़ाइन ही अल्लाह ताला ने इनको इस तरह से किया है कि ये सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकें। सो इन प्लांट्स देयर आर क्लोरोप्लास्ट which trap energy, means the solar energy, and convert it into sugars. वो इसमें किसमें कन्वर्ट करते हैं? शुगर्स में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में। शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम कि किस तरह से ये सारी कन्वर्जन्स होती हैं, किस तरह से सोलर एनर्जी को हम जो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया। सो प्लांट्स ने क्या किया? सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? वो किस तरह से होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये हम एक जनरल बात कर रहे हैं। क्लियर? अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो एनर्जी स्टोर होगी। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोप्लास्ट
is converted into chemical energy in the form of carbon hydrogen bonds in the sugars. चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि कार्बन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में पढ़ाया था आपको डिटेल से कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब ये बॉन्ड बनता है तो तब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो तब एनर्जी रिलीज होगी जो इसके अंदर स्टोर हुई थी। क्लियर? नाउ एक यहां पर एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है दैट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस the environment on the earth started becoming filled with ऑक्सीजन। कि फोटोसिंथेसिस का आपको पता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बनती हैं लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी बनती है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर चूंकि वो लाइब्रेट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इस एनवायरनमेंट के अंदर वो जमाना शुरू होगी अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। सो अब क्या होगा कि यही ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन present in the environment is utilized by the cells to oxidize the food and to break the carbon hydrogen bonds in order to release the stored energy in the form of, जी dear students, किसकी फॉर्म में रिलीज होती है stored energy? The form of adenosine triphosphate. Clear? Or ATP. That is the energy currency of all living cells. Clear? तो उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक्चुअली जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे उन शुगर्स के अंदर, तो उस वक्त यही एनर्जी इस्तेमाल हुई थी। आगे चल के डिटेल से हम इसको समझेंगे, और फिर जब ये टूटेंगे तो उनमें से एनर्जी रिलीज होगी। सो मीन्स इसको हम कहते हैं, ये ऑक्सीडेशन जब होती है फूड की, तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्लियर? द प्रोसेस बाय विच the stored energy in carbon hydrogen bonds of sugars is released is called, उस प्रोसेस को कहते हैं cellular respiration. Clear? सेलुलर रेस्पिरेशन। सो फिर डियर स्टूडेंट्स, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो रिएक्शंस होंगे, फोटोसिंथेसिस क्या करती है, शुगर्स को बनाती है, फिर उन शुगर्स को तोड़ने के लिए क्या होता है, उससे एनर्जी हासिल करने के लिए रेस्पिरेशन होती है। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म गोज ऑन द डेली बेसिस 24/7। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट जो मेजर टॉपिक्स हैं हमने कवर करने। द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस एंड द सेकंड इज रेस्पिरेशन। तो पहले हम देखेंगे कि बायोएनर्जेटिक्स किस तरह से सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, और फिर हम देखेंगे उस केमिकल एनर्जी जो स्टोर हो चुकी है उसको किस तरह से तोड़कर उसको वापस यूटिलाइज किया गया थ्रू रेस्पिरेशन। क्लियर? सो स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द, ये दो मेजर टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। So starting from the first part, that is photosynthesis. तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 6 और 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, 9th ग्रेड, 10th ग्रेड सब में ये फोटोसिंथेसिस पढ़ते चले आ रहे हैं, और इसी तरह से आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये थोड़ा फुल अपने एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैट्रिक लेवल पे या उससे जूनियर लेवल पे बन चुके हैं तो उनको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। अदरवाइज यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो अभी इसको ज़रूर गौर से सुनिएगा, तो इंशाल्लाह इट विल बी फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम फोटोसिंथेसिस को पहले डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस by which energy poor oxidized inorganic compounds that is water and कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही इनऑर्गेनिक हैं और एनर्जी पुअर हैं, और दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन मौजूद है। क्लियर? आर कन्वर्टेड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी and chlorophyll into energy rich reduced organic compounds that is C6H12O6 means the carbohydrates, means the glucose, means the fructose, means the sucrose. Clear? तो जितनी भी शुगर्स हैं वो इस प्रोसेस के जरिए हम इस प्रोसेस के जरिए बनती हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे डिटेल के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है C6H12O6 ये जिस सिर्फ ग्लूकोज का फार्मूला नहीं है, ये जो हेक्सोसिस है, चैप्टर नंबर 2 में याद होगा आपको, हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स, और मोनोसेक्राइड में हेक्सोसिस, वो 4 हेक्सोसिस के नाम बताए थे आपको, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। उन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट दे वेरी इन देयर स्ट्रक्चर फार्मूलाज, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन इन जनरल हम इस फार्मूला से ग्लूकोज को ही कंसिडर करते हैं। तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिखें, इफ यू राइट इट इन द इक्वेशन फॉर्म, इट इज लाइक दिस: 12 molecules of water plus 6 molecules of carbon dioxide plus light in the presence of chlorophyll. It is converted into C6H12O6 plus 6 oxygen molecules and 6 water molecules. Clear? So that is a complete equation of the photosynthesis. So
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पूरे कंप्लीट इक्वेशन में 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन दोनों साइड्स पे आपने एक बात नोट की है, इस साइड पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये जो साइट है दैट इज द साइट ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज द रिएक्टेंट साइट। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि ये तीन जो हैं, all these threes, they are the products. They are the products of photosynthesis. तो यहाँ पर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं, यानी कि ये दोनों साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन हम जनरली जब ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है लिखते हैं, तो उसमें हम प्रोडक्ट साइड पे आमतौर पर एक जनरल इक्वेशन, आप इससे पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, हमने यहाँ पर ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को मेंशन आमतौर पर नहीं करते थे। तो रीज़न उसकी ये बिकॉज कि इस साइड पे यूटिलाइज कितने हुए हैं 12 और वापस कितने मिल रहे हैं 6, मतलब नेट यील्ड कोई नहीं है, मतलब नेट यील्ड नहीं है। इस वजह से आमतौर पर हम जब जनरलाइज्ड वे में इस इक्वेशन को लिखते हैं, सो वी राइट इट एज 6 water molecules plus 6 carbon dioxide plus light in the presence of chlorophyll, C6H12O6 plus 6 oxygen molecules only. तो जनरलाइज्ड वे में हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये मुकम्मल इक्वेशन ये वाली है ऊपर जो हमने लिखी है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल रिवर्स है, यानी ये फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है, अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन इसका बिल्कुल रिवर्स है। रेस्पिरेशन में किस तरह से होता है डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट C6H12O6 plus oxygen, it is converted into water plus carbon dioxide plus energy. क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल ऑपोजिट है। दिस इज द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब यहां पर ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स हैं रेस्पिरेशन के और ये प्रोडक्ट्स हैं रेस्पिरेशन के। अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स हैं रेस्पिरेशन के, एक्चुअली वो क्या है? प्रोडक्ट्स। और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं दे आर द रिएक्टेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो मींस इट इज अ रिवर्स। इन दैट वेरी सेंस ये क्या रिवर्स हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, लाइट एनर्जी। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में, रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी है और केमिकल एनर्जी है और हीट एनर्जी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में द कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर रिएक्टेंट्स में रेस्पिरेशन के द कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन मौजूद है। क्लियर? तो एक तो मेजर ये डिफरेंस हो गया, इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये ऑपोजिट हैं। रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर द प्रोडक्ट्स of respiration, while the products of photosynthesis, they are the reactants of respiration. So one big, major, huge difference between respiration and photosynthesis. और एक और भी डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको डेफिनेटली पता है। जो फोटोसिंथेसिस है ये कब होती है डियर स्टूडेंट्स? इट अकर्स एट द डे टाइम, ठीक है? ये डे टाइम पे होती है, जबकि रेस्पिरेशन इट अकर्स ऑल द टाइम, मीन्स डे एज वेल एज नाइट। क्लियर? तो ये मेजर डिफरेंस आ गया इसके अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लीजिए, बहुत अहम है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज देयर, इट इज कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेशन पॉइंट, इसको मार्क कर लें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के point of view से। So what is compensation point? So dear students, at the dawn and dusk, at the
dawn and dusk, when light intensity is low, the carbon dioxide released by respiration is just the amount required for photosynthesis and the oxygen released by photosynthesis is just the amount required for respiration. So there is no net exchange of gases between plants and environment. This is called compensation point. अब इसको जरा डिटेल से समझ लें। एट द डॉन एंड डस्क, डॉन कहा जाता है जब सूरज तुलू हो रहा होता है, ठीक है, सनराइज हो रहा होता है, ठीक है, एट द डॉन, एंड डस्क जब सूरज गरूब हो रहा होता है। ये दो सिचुएशंस की बात हो रही है, ठीक है। एट द डॉन एंड डस्क मीन्स जब सूरज तुलू हो रहा है और जब सूरज गरूब हो रहा है, उस वक्त आपको पता है कि लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लो होती है, ठीक है। इस वक्त डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ it is the product of, over here as you can see, यहां पर देखिएगा, it is the reactant of photosynthesis. Over here it is a product of respiration. तो यहां पर रेस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये सिर्फ प्लांट के अंदर की बात हो रही है, प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो रेस्पायरेशन हो रही है, उसमें सिर्फ इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो कि जस्ट रिक्वायर्ड होगी फॉर फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होगी इस कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उससे क्या बनेगी, ऑक्सीजन। तो वो सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बनेगी कि उससे जस्ट रेस्पायरेशन हो सके। तो प्लांट के अंदर ही ये मामला चल रहे हैं, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी भी लो है, तो रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो इस्तेमाल हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वही इस्तेमाल हो जाएगी रेस्पायरेशन के लिए। तो प्लांट जो है एनवायरनमेंट से ना तो ऑक्सीजन लेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। क्लियर? सो एट दैट वेरी पॉइंट इट मीन्स के देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द प्लांट। प्लांट के साथ वो कोई एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये सारा मामला चल रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है वो इस्तेमाल हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए, वो थोड़ी बहुत जो हो रही है, जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो प्लांट इस्तेमाल कर लेगा रेस्पिरेशन के लिए। सो देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरनमेंट। इस पॉइंट को कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। एट दैट वेरी पॉइंट, यानी एट द डॉन एंड द डस्क, जब लाइट इंटेंसिटी कम थी, सो दिस इज हैपनिंग डेली।
सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।